हेलो। आप लोग कैसे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ रह करके अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। आज मैं हिस्ट्री की जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसे मैंने बहुत बेसिक लेवल पर उठाया है, और इस बेसिक लेवल का स्रोत है एनसीईआरटी। ये आपके लिए निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट को विकसित कर देगा। और विदाउट कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, इसलिए आप रटने के लिए विवश होते हैं, और आप मुख्य परीक्षा में जैसा वो पूछते हैं उस फ्रेम में आप लिख नहीं पाते। तो आइए, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक हेडिंग दी गई होगी, किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। उसी की पहली हेडिंग है कि पुराने जमाने में लोग कैसे राजा बनते थे। क्लियर? हमने उस मैटर को बताते हुए उसे पूरे हिस्ट्री के एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद आज का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसके अंदर मैंने ढालने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह लेक्चर अत्यधिक लाभप्रद होगा। और जैसे ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, हम आपको देंगे एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं। बस इस कि अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मैसेज भी, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, और यदि अति आवश्यक पड़ती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? और ये नंबर दिया भी गया है आपके सामने। ठीक है? तो आइए अब हम लोग टॉपिक को ले आते हैं। इसमें पहली चीज आप देख रहे हैं, ये लिखा है जन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जन क्या है। ठीक है? और कह रहा है कि जन और जन या जनों के मिलने से ही जो एक पॉलिटिकल यूनिट बनती थी, राजनीतिक संस्था बनती थी, उसका नाम था जनपद। क्लियर? अब यहां एक प्रश्न आता है कि ये जन क्या है। तो आइए हम आपको एकदम बेसिक लेवल पे ले चलते हैं। आप कल्पना करिए, वैदिक युग में जो मानव का समुदाय था ना, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ये जो मानव का समुदाय है ना, इस समुदाय को हम क्लॉन कहते थे या कबीला कहते थे। क्लियर? और इसी कबीले का या क्लॉन का विकसित रूप जो था वह था बिस। और कई क्लान को मिलने के बाद या कई कबीले को मिलने के बाद जो पॉलिटिकल यूनिट बनती थी वो था बिस। ठीक? और बिस के मिलने के बाद जो पॉलिटिकल यूनिट बनती थी वो था जन। यहां लिखा हुआ है जन। और अनेक जनों को मिलने के बाद बनता था जनपद। अब कह रहा है कि जनपद में कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर हस्तिनापुर और मेरठ के पास है, और अतरंजी खेड़ा ये एटा में है, नियर टू एटा। फिर कह रहा है कि जनपद और जनपद मिलकर के ये एक पॉलिटिकल यूनिट बनाते थे, राजनीतिक इकाई बनाते थे, और वो था महाजनपद। ठीक है? अब कह रहा है कि महाजनपद तो 16 थे, लेकिन इन 16 में एक महाजनपद मगध था,
और इसी मगध महाजनपद ने भारत में पहली बार साम्राज्यवाद को शुरू किया था, एम्परलिज्म को शुरू किया था, विस्तारवादी नीतियों को शुरू किया था। और पहला शिकार उसने अंग को बनाया था। अंग दक्षिण बिहार का एक हिस्सा है, एक महाजनपद है। और इसके बाद उसने धीरे धीरे अपना विस्तार करते हुए, आप कह सकते हैं, एक यूनाइटेड इंडिया का विकास किया था। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर जान चुके हैं कि जन क्या है, कबीला क्या है, जनपद क्या है, ठीक है, महाजनपद क्या है। और महाजनपद में मगध ही सफल रहा है यूनाइटेड इंडिया का विकास करने के लिए। ठीक है, अब यहां हमारे सामने एक प्रश्न आता है, क्लियर ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र क्या है, तो आप कहेंगे कि सर, कभी जो कबीला निर्मित हुआ था ना, उसी कबीले का जो विस्तृत रूप है, ठीक है, उसी विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर। अब आपके सामने ये प्रश्न आता है कि मगध ही क्यों सफल हुआ, अन्य महाजनपद क्यों सफल नहीं हुए। वो तो बात की बातें हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में तो जानें, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अगर हम अगली स्लाइड देखें तो ये कह रहा है कि देखो, जो महाजनपद है ना, इनकी संख्या तो 16 है। ठीक है, आगे चल करके हमने उसको क्लियर किया है। लेकिन ये कहा कि जो महाजनपद है 16 हैं, और ये 16 दो भागों में या दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स हैं। तो एक कह रहा है कि एक ग्रुप है महाजनपद का जहां पर राजतंत्र है, जहां पर राजा शासन करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मोनेर्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और दूसरी तरफ कह रहा है, ठीक है, कि जहां पर गणतंत्र शासन करता है, ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, रिपब्लिकन का मतलब यहां का जो रिपब्लिक है और जो आज का रिपब्लिक है, उसमें अंतर क्या है। तो देखिए, आज का रिपब्लिक में यह है कि जो राष्ट्रपति होता है, इसको जनप्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है। ये आज का है। मतलब जहां पर हेड ऑफ द स्टेट क्या है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाता है, उसे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन इस रिपब्लिक में और यहां के रिपब्लिक में अंतर क्या है। तो ये जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये एरिस्टोक्रेट तो है ना, ओलिगार्ची है ना, ठीक है, वीआईपी है ना। तो आप कह दीजिएगा कि सर, लेकिन ये जो वीआईपी बनते हैं, ये पहले कभी जनता के प्रतिनिधि थे, आम जनता है, आम जनता के बीच से आए हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सर, यहां जनता की हिस्सेदारी नहीं है। यहां पर जो राजा बनता है रिपब्लिकन महाजनपद का, वहां के राजा का चयन छोटे छोटे जनों के या जनपदों के राजा करते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब आपने देखा कि यहां पर जनता की हिस्सेदारी है, ठीक है, लेकिन यह लेयर यहां खत्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन रिपब्लिकन
और ओलिगॉर्ची महाजनपद, द किंग वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ राजा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए बज्र संघ है, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली के अधीन 8 स्थानीय राजा थे। अब ये राजा जो है लिच्छवी राजवंश के राजा को या वैशाली के राजा को चुनते थे, लेकिन उन 8 के चयन में जनता की हिस्सेदारी नहीं थी। आप समझ गए ना? इसका मतलब ये है कि ये जो गणतंत्र है ये कैसा गणतंत्र है, कैसा रिपब्लिक है? आप कहेंगे अधूरा है। ठीक है ना? यहां पर ओलिगॉर्ची या ठीक है विशेष लोगों द्वारा जब महाराजाधिराज को चुना जाए तो उसी को ओलिगॉर्ची कहते हैं। यहां का रिपब्लिक ओलिगॉर्ची के द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन यहां का जो रिपब्लिक है इसमें जो राजा है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें और इसमें अंतर क्या हो जाएगा। मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो होगी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द जो गवर्नमेंट होगी, इन दोनों में अंतर क्या होगा? देखिए, जहां पर राजा होगा, शासन करेगा, एक बड़ी कॉमन सी बात आप याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का क्लास है आपका, इसमें फैक्ट नहीं जा रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, जहां राजा का प्रभुत्व होगा, सुपरमेसी ऑफ किंगशिप होगी, ठीक है ना, वहां एक बात खास होगी, वहां धर्म का चरमोत्कर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि राजा धर्म कारों के माध्यम से अपने अच्छे और बुरे कार्य को, ठीक है, स्थापित कराएगा जनता के बीच में। क्लियर? तो और जहां पर डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी, आप याद रखना कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कभी भी एक धर्म की तानाशाही नहीं चल सकती या उसकी सुपरमेसी स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर लोगों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स होता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि बोलने की आजादी होगी। ठीक है, क्लियर? तो जहां बोलने की आजादी है वहां आप अंधविश्वास और कर्मकांड को बहुत ज्यादा नहीं फैला सकते हो। ठीक है, जैसे सेकुलर इंडिया, जैसे धर्मनिरपेक्ष भारत। अब धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करें तो यहां हर व्यक्ति को आजादी है, ठीक है ना, आजादी अपने धर्म के लिए, ठीक है, जो उसके रिचुअल्स हैं उसको अपनाने के लिए, ठीक है, उसके और तौर तरीके को करने के लिए। लेकिन क्या आप यही चीज अरब में कर सकते हैं क्या? ठीक है, आखिर भारत सरकार ने अभी सीएए का जो कॉन्सेप्ट लाया उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हीं को हम नागरिकता दे रहे हैं जो इन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, वहां धर्म का चरमपंथ या कट्टरपंथ स्थापित नहीं हो सकता, और अगर स्थापित करने की कोशिश किया है तो वह घातक बनेगा। क्लियर ना? तो अब यहां पर याद रखिएगा, जहां रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यहां कह रहा है कि द ब्राह्मण्स एंड वैदिक सैक्रिफाइस वेर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। मतलब यहां पर जो वैदिक सैक्रिफाइस है, ठीक है, ऑफर्स हैं, यज्ञ है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, पाखंड है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वो यहां स्थापित नहीं हो पाया। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि यहां पर क्या है, तो कह रहा है कि हियर, यहां पर जो राजा था वह आनुवंशिक रूप से आता था, मतलब पिता के बाद उसका बेटा, इस प्रकार से वो चलता था। लेकिन कह रहा है कि ब्राह्मण्स एंड वैदिक सेक्रीफाइस, ठीक है, को यहां बहुत महत्व दिया जाता था। क्लियर ना? अब हमने आपसे बताया कि ऐसा राजा क्यों करेगा, क्योंकि धर्म की हल्की हल्की थपकी में, ठीक है, वो व्यक्ति को मदहोश करके सुला देगा, ठीक है, और ये बताएगा उसे कि धर्म यही कहता है कि तुम्हारी जो आज हालात है वो तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्मफल है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर प्रकार के दर्द और वेदना को सहता हुआ, ठीक है, कभी बगावत करने के बारे में नहीं सोच पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर, ठीक है, लोगों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहां बगावत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर धर्म की चादर जो है बहुत कमजोर है, और यहां धर्म की चादर जो है बहुत मजबूती के साथ ओढ़ा दी गई है। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, आखिर गणतंत्रों में ही क्यों हुआ या गणराज्यों में ही क्यों हुआ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर वहां पर स्पीच की, बोलने की और एक्सप्रेशन करने की, ठीक है, आजादी थी सर, ठीक है ना। तो जहां आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, वहीं, ठीक है, आविष्कार होगा। क्लियर है? तो अब आपका हमने एक चीज यहां कंप्लीट करा दिया है कि बुद्ध और महावीर स्वामी सारे फिलोसफिकल थॉट, ठीक है, ये उत्तरी बिहार के मैदानों में ही क्यों हुए, क्योंकि यहां पर क्या था, वातावरण किसी धार्मिक जकड़न से बंधा हुआ नहीं था, ठीक है। और अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए कुछ तो चीजें जानना ही पड़ेगा। देखिए ये जो जनपद है ना, ये 16 महाजनपद थे, और ये जो 16 महाजनपद थे ना, इसमें से आधा, मतलब 8, ये उत्तर प्रदेश में ही थे। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है वो था। इसमें कौन कौन है उत्तर प्रदेश में, तो ये आप देख रहे हैं, कुरु है, पांचाल है, कोसल है, मल्ल है, वज्रसंघ है, काशी है, वत्स है, सूरसेन है, ठीक है। क्लियर? इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे गलत बोल गया, ये वज्रसंघ नहीं आएगा ना, ठीक है, वज्रसंघ तो बिहार में आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर लिखा है काशी, एक, काशी की राजधानी बनारस है, कोसल की राजधानी श्रावस्ती है, सुरसेन की राजधानी मथुरा है, पांचाल, ठीक है, ये आइछत्र है, काम्पिल है, ठीक है, ये दिखा है, ये मैं गलती से बोल गया था, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इसे भूल जाए। आप देखिए बिहार के अंदर जो है, ठीक है, बिहार के अंदर 3 महाजनपद आते थे। एक आता था, ठीक है, वज्रसंघ, दूसरा आता था अंग, और तीसरा आता था मगध, ठीक है। क्लियर? और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर अवंती आता था, ठीक। और अस्मक जो है, ये अस्मक है, जिससे अस्का लिखा हुआ है, ये कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो वर्तमान लोकेशन है दक्कन में है, और ये महाराष्ट्र में और वर्तमान के तेलंगाना में आता है। आंध्र प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 3, यूपी में 8, ठीक है। और ये चेदी है, ये भी कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश में ही है। अब राजस्थान में मत्स्य आया,
मध्य प्रदेश में अवंती आया, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अशोका आया या अशमक आया, और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम में कंबोज और गांधार आ गए। क्लियर? तो ये 8 हैं और इनकी 8 की राजधानियां भी हैं। तो खैर ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा, आपके पास वो स्रोत होंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य कॉन्सेप्ट बताना है। आइए अब यहां से आप आइए, ये कह रहा है कि हाउ, मतलब कैसे कुछ लोग राजा बनते थे। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि जो प्राचीन युग है ना, प्राचीन भारत है ना, उसमें जो राजा है वो एक यज्ञ से बनता था। महाराजा, महाराजाधिराज, सम्राट, वो कैसे बनता था? आप कहेंगे कि सर अश्वमेध यज्ञ से बनता था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ से बनता था। ठीक है, अब ये अश्वमेध यज्ञ से ये राजा बनता था। तो अश्वमेध यज्ञ क्या था? ठीक है, आप कहेंगे दूसरों पर अपनी संप्रभुता को या सुपरमेशी को स्थापित करने की इच्छा थी। क्लियर? अब आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं। देखिए, यह अश्वमेध का एक घोड़ा है। इस घोड़े के पीछे जिसका घोड़ा है उसी की फौज है। अब ये घोड़ा आगे बढ़ रहा है, आगे एक जन आता है। जन, जन मतलब एक राज्य। ऋग्वैदिक राज्य को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक युगीन जो राज्य है उसको जन कहा जाता था। तो एक जन में प्रवेश कर रहा है। इस जन की जनता जो है वो क्या कर रही है? उस जन की जनता और राजा क्या कर रहा है? उस घोड़े को अपने राज्य से निकलने की व्यवस्था दे रहा है, मतलब निकल जाने दे रहा है। इसका मतलब है कि जिस राज्य से घोड़ा बिना किसी विरोध के निकला, उस राज्य के राजा और उस राज्य की जनता ने, ठीक है, इस राजा की अधीनता को, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। फिर कह रहा है हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रांग। ठीक है, अधीनता को स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि जो यह अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, वो हमसे ताकतवर है। फिर एक और भी राज्य की बात कर लें। एक दूसरा राज्य है जो इस घोड़े को रोक लेता है। तो जैसे ही वो इस घोड़े को रोकेगा, वैसे क्या होगा? इसके साथ एक वार छिड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और इस वार में या युद्ध में, ठीक है, अगर यह हार गया तो इसका अश्वमेध यज्ञ भी चला जाएगा और उसका राज्य भी चला जाएगा, क्योंकि हराने वाला जो है वह उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब कह रहा है these rajas were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priest। ठीक है, कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो जाता था तो राजा एक यज्ञ का आयोजन करता था। इस यज्ञ में, ठीक है, पराजित राजा और जो सबॉर्डिनेट राजा हैं, जिन्होंने स्वेच्छा के साथ अधीनता को स्वीकार कर लिया है, वे सभी बुलाए जाते थे और उन सभी की उपस्थिति में पुरोहित जो है क्या करता था? यज्ञ को या सैक्रिफाइस को वो परफॉर्म करता था, संपादित करता था, और संपादित करने के बाद उसे लंबे लंबे उपहार मिलते थे। ठीक है, क्लियर? और इसी समय जो लोग राजा थे, जो चाहे पराजित राजा हों चाहे अधीनता स्वीकार करने वाले राजा हों, वह बड़े बड़े गिफ्ट भी लाया करते थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस समय कह रहा है कि राजा जो है वो सेंट्रल फिगर होता था। जो राजा था ना, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है, वही केंद्र में होता था और फिर सबकी उपस्थिति में वो सबसे पहले बाघ की खाल पर बैठता था। बाघ की खाल पर बैठने के बाद तब वो सिंहासन पर बैठता था और इसी के बाद ये मान लिया जाता था कि वह चक्रवर्ती बन चुका है। ठीक है, मतलब सम्राट बन चुका है। ठीक है, क्लियर?
अब याद रखिएगा ये परफॉर्म कैसे किया जा रहा है। अब कह रहा है कि जो राजा लोग आते थे वो बेचारे थे, मतलब कैसे थे, वह मेयरली वॉज ए स्पेक्टर्स, वह केवल जो है एक दर्शक, मूक दर्शक बन करके देखते रहते थे। क्लियर। और जो पुजारी होता था, पुरोहित होता था, वह यज्ञ के दौरान ही राजा के ऊपर एक पवित्र जल छिड़कता था, और इसी जल को छिड़कने के साथ ही यह मान लिया जाता था कि राजा में दैवी गुण आ चुके हैं। क्लियर। अब इसके बाद ये एरो आपको क्या बता रहा है? ठीक है, ये एरो कुछ और चीजें बता रहा है। कह रहा है कि जब ये सैक्रिफाइस चल रही होती थी, जब ये यज्ञ चल रहा होता था, जब ये उत्सव चल रहा होता था, तो उस समय, ठीक है, 20 और 22 उपहारों के साथ आते थे। ठीक है, किसके साथ आते थे? 20 या 22 से, ठीक है, उपहार के साथ आते थे। क्लियर। लेकिन कह रहा है कि पुरोहित जिसे शूद्र कहता था, उसको इस यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, मैटर को ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो यज्ञ चल रहा है, इसमें पहले आप ऐसे लिख लीजिए वर्ण। तो वर्ण तो आप जानते होंगे ना कि वर्ण 4 है ना। एक ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, ठीक है, और चौथा शूद्र है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों तो भाई इसमें भाग ले ही रहे हैं, यह उपहार लेके आ रहा है, लेकिन ये शूद्र जो है वो एक्सक्लूड है, इस शूद्र को कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब आपने क्या देखा यहां, क्या समझा आपने यहां? आप एक चीज समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो यज्ञ है ना, क्लियर, इस यज्ञ ने किसको जन्म दिया? आप कहेंगे ये जो यज्ञ है, इसकी कोख से विषमता को जन्म मिला। किसको मिला? मतलब पैरिटी इंड कर गई, समता का अंत हो गया, और क्या आ गई? डिस्पैरिटीज आ गई, विषमता आ गई। ठीक है, अब ये जो विषमता आई, ठीक है, इस विषमता ने पूरे समाज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हैव्स और दूसरा हैवलेस। हैवलेस एक वे लोग हैं जो जन्म से श्रेष्ठ हैं, इन्हीं के पास आर्थिक संपदा भी है, और एक वह वर्ग है जो जन्म से ही निकृष्ट है और उसके पास संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं है। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया है। आप याद रखिएगा, 1795 में सर जॉन शोर ने शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। क्लियर। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो यज्ञ है ना, यज्ञ की कोख से क्या जन्म लेता है? अमानवीयता। ठीक है, मानवता के हित की दलील देने वाला ये यज्ञ है, इसकी कोख से अमानवीयता का जन्म होता है। ठीक है, तो आप याद रखना, धर्म कभी भी, अभी हम आगे चल के बात करेंगे, बिना बात को समझाए हुए कहना थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए समझा लेते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम हियर द सिस्टम ऑफ वर्ना इस्टेब्लिश डोमिनेंसी, और कह रहा है इस प्रकार से यज्ञ ने क्या किया? वर्णों की सर्वोच्चता को, उसकी सुपरमेसी को, उसके प्रभुत्व को, ठीक है, स्थापित कर दिया है। ठीक है, 2 लोग, ब्राह्मण और क्षत्रिय, यह समाज के, ठीक है, क्या बन गए? सर्वे सर्वा बन गए। आगे देखते हैं।
अब कह रहा है ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट फेड्स अवे, और इसका मतलब ये है कि जब दो लोग ही, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, ठीक है, ये क्या हुआ, ये प्रबंधक बन गया, प्रबंधक बन गया, ये कंट्रोलर बन गया। ये कंट्रोलर वही करेगा जो ये प्रबंधक कहेगा, ठीक है, क्लियर। और इस प्रकार से ये जो दो वर्ग था, ये वैश्य और शूद्र, जो कि प्रोड्यूसर क्लास है, जो कि उत्पादन कर रहा है, और ये जो दोनों वर्ग हैं ये नॉन प्रोडक्टिव क्लास है, इनका उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये समाज के नियंता बन गए, और ये दोनों जो हैं ये क्या हो गया, ठीक है, चले गए। इसका मतलब कह रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, मानवीय जो अवधारणाएं थी वो यहां समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि मानव का इनको अधिकार मिला ही नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तीन चीजें कह रहा है, द शूद्र, पशु और ओमेन, ठीक है, आप याद रखिएगा, स्त्रियां, पशु और ये शूद्र। कह रहा है कि ये बहुत ही पिटबिल स्टेट में आकर रहने के लिए विवश हो गए। पिटबिल मतलब काफी दयनीय स्थिति में ये जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। पिटबिल मतलब दयनीय स्टेट, दयनीय स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन दिस वे द सुपरमेसी ऑफ टू पीपल एंड टू क्लास इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू अश्वमेध यज्ञ। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ ने दो लोगों की और दो वर्ग की, दो लोग कौन हुए, एक पुरोहित हो गया और दूसरा राजा हो गया। दो वर्ग कौन हो गया, एक ब्राह्मण वर्ग हो गया और दूसरा क्षत्रिय वर्ग हो गया। इनको कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ ने क्या किया, इन्हीं को सर्वोच्च बना दिया। और ये चीजें इस एरो से दिखाया है कि कौन दो लोग हैं और कौन दो वर्ग हैं। किंग, यह दो व्यक्ति हो गया, एक किंग हो गया, एक प्रिस्ट हो गया, ठीक है। और दो क्लास कौन हो गया, राजा वहीं से होगा। राजा बनने के लिए जरूरी है कि वह क्षत्रिय हो, पृष्ठ बनने के लिए जरूरी है कि वह ब्राह्मण हो। तो दो वर्ग और दो पद को क्या मिल गया, तो आप कहेंगे कि सर सुपरमेसी मिल गई। किससे मिल गई, अश्वमेध यज्ञ से मिल गई। अब आगे चलो आप, ठीक है। कह रहा है कि देयरफॉर बोथ दीज बिकेम ऑल इन ऑल ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है कि इस प्रकार से ये दोनों का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के सर्वे सर्वा बन गए। फिर कह रहा है द रेस्ट ऑफ सोसाइटी चेंज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो शेष समाज के लोग हैं, मतलब वैश्य और शूद्र, ठीक है, इनकी स्थिति क्या हो रही है, तो कह रहा है कि चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति से वो वस्तु में बदल गए, व्यक्ति से वह वस्तु में बदल गए। अब इसका परिणाम क्या होगा, जब व्यक्ति वस्तु में बदल जाए, ठीक है, उसके साथ संवेदना, उसकी संवेदना का कोई अर्थ नहीं होगा, तो उसका परिणाम क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर समाज, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय कर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होगा, जब समाज की कमजोरी, अज्ञानता और उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था की जानकारी विदेशों को जाएगी, तो वहां से विदेशी आक्रमण हो जाएंगे। और जब विदेशी आक्रमण होंगे, ठीक है, तो अब ये जो वर्ग है, ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, इन विदेशियों का सामना ये कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्षत्रिय जिसे आपने ब्राह्मण ने राजा बनाया था और कहा था कि यह दैवी गुण आ गए हैं, यह धर्म की चोचलेबाजी थी। और जब विदेशी सत्ताओं ने जैसे ही आक्रमण किया, ये भूसे के तिनके की भांति उड़ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग था वो पिटबल कंडीशन में रहने के लिए विवश था। उसका आत्मबल, आत्मविश्वास तो सब कुछ आपने पहले से ही छीन लिया था।
ठीक है, क्लियर। और परिणाम क्या होगा, ये विदेशी सत्ता यहां स्थापित हो जाएगी, क्लियर। अब आप आगे चलिए, फिर कह रहा है कि मोस्ट महाजनपदा हैड कैपिटल सिटी, ठीक है, क्लियर। तो कह रहा है कि जो महाजनपद थे ना, उनकी अपनी राजधानी थी। राजधानी में वो क्या करते थे, अपना किला बनाते थे, ठीक है, और उसके चारों ओर ये आप देख रहे हैं परकोटे या ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे, और इसे बनाने के लिए पत्थरों का, ईंट का और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। अब जब अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे तो इसका मतलब सुरक्षा के लिए इनको सेना चाहिए, सेना चाहिए ना, और सेना के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आप कहेंगे सर ये टैक्स से आएगा। ये टैक्स कौन वसूलेगा, आप कहेंगे अधिकारी वसूलेंगे, ऑफिसर्स वसूलेंगे। तो इसका मतलब ऑफिसर को वेतन देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, क्लियर। सेना के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, कर वसूलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए क्योंकि वेतन देना होगा। तो ऐसी स्थिति में वेतन देने के लिए, ठीक है, जिस पहली बार जिस सिक्के का प्रयोग किया गया है इस देश के अंदर, वह सिक्का है पंचमार्क, पंचमार्क। तो पंचमार्क क्या है, आप कहेंगे कि सर आहत मुद्रा है सर, ठीक है। पंचमार्क नाम किसने दिया है, तो आप कहेंगे भारत की प्राचीनतम मुद्रा को पंचमार्क नाम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने दिया है। किसने दिया है, जेम्स प्रिंसप ने दिया है, ठीक है। और इसी का हिंदीकरण किया है आहत मुद्रा, और आहत मुद्रा नाम दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किसने दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर सिक्के पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है, सिक्के के लिए हम अलग से अपना क्लास लेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है आपको बताना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों पैसा वसूला जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे पैसा इसलिए वसूला जा रहा है क्योंकि सेना को पैसा देना है, वेतन देना है, और पैसा, ठीक है, क्यों वसूला जा रहा है, क्योंकि ऑफिसर को वेतन देना है। ऑफिसर क्यों आप ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें, ठीक है, कुछ सिविलियन वर्क कराने हैं और राजस्व वसूलना है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है, पूरा मैटर हमने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि इस प्रकार से देखिए, कह रहा है कि जो टैक्स आने से पहले राजा का खर्च कैसे चलता था, तो आप कहेंगे जनता द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट से चलता था, और इस गिफ्ट को क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे कि सर वली कहा जाता था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अब उस बलि से तो काम चलना नहीं था, ठीक है, उस बलि से अब काम नहीं चलने वाला था। तो अब कैसे काम होगा, तो आप कहेंगे रेगुलर टैक्स से आएगा। और ये टैक्स किस पर लगता था, तो आप कहेंगे फसलों पर लगता था सर, शिल्पियों पर लगता था सर, और जो हर्डर्स पे टैक्सेस एज एनिमल, और ठीक है, पशुपालकों पर लगता था, ठीक है, और किस पर लगता था, तो आप कहेंगे व्यापारियों पर लगता था, ठीक है, और किस पर यह टैक्स लगता था, शिकारियों पर लगता था, और वनों से, ठीक है, बनेले उत्पादों को संग्रह करने वाले लोगों से टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, क्लियर। लेकिन इस टैक्स से भी, ठीक है, देखिए क्या असर पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर इस टैक्स का, कि राजा का खर्च चल रहा था, लेकिन इसी समय एक और घटना हो जा रही है। तो आप कहेंगे कि सर आयरन का या लोहे का, ठीक है, हमने कहा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आप राइटिंग नहीं कर पाएंगे, मेंस नहीं लिख पाएंगे, एक सोच के साथ मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो अब कह रहा है कि चेंज इन एग्रीकल्चर, कह रहा है कि इसी समय जब वो सब पीछे वाली चीजें हो रही थी, इसी समय लोहे का प्रयोग खेती में होता है। जब लोहे का प्रयोग खेती में होगा
तो कह रहा है कैसे होगा, तो आप कहेंगे लोहे के हल आ जाएंगे, हल आ गए, ठीक है। और इस हल से एक हल आ गया, और दूसरा कार्य क्या हुआ, खेती में क्या चेंज हुआ, तो आप कह रहा है कि दो चेंज हो रहा है सर। एक तो हल आ गया, ठीक है, लोहा आ गया ना, तो लोहे से इन्होंने हल बना दिया, लोहे से इन्होंने कुल्हाड़ी बना दिया। अब इस कुल्हाड़ी से इन्होंने क्या किया, वनों का दोहन किया, वनों को काटा, वनों को जब काटेंगे तो मैदान को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर इन मैदानों में भी, ठीक है, जो पहले से खेती की जमीनें थी उस पर तो कर ही रहे थे, अब कह रहा है कि इस कुल्हाड़ी से वनों का दोहन करने के बाद इन्होंने अपनी कृषि लैंड को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। और फिर कह रहा है दूसरा चीज क्या परिवर्तन आ रहा है, तो कह रहा है कि पहले लोग जो धान बोते थे वो छिड़क करके बोते थे, तो उससे उत्पादन कम होता था। लेकिन अब धान लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू कर दिया, जैसे आज लगाते हैं, ठीक है, इतना लिया धान का और उसको मिट्टी में, ठीक है, दबाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन दोनों का क्या परिणाम होगा, तो कह रहा है कि उत्पादन ये अधिकतम होगा, और जब उत्पादन अधिकतम होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी के पास उत्पादन होगा और किसी के पास उत्पादन नहीं होगा। इसका मतलब समता यहां समाप्त हो जाएगी, मतलब कह रहा है पैरिटी एंड कर जाएगी, समता समाप्त हो जाएगी, और उसका परिणाम क्या होगा, समाज दो भागों में बंट जाएगा, एक है संपत्तिशाली वर्ग, दूसरा है निर्धन वर्ग। तो जहां समाज में, ठीक है, आर्थिक विषमता हो जाए वहां शांति की कल्पना करना ही बेईमानी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यहां जंग चलेगा, किसके बीच, अमीरों और गरीबों के बीच जंग चलेगा। और अमीरों और गरीबों के बीच जब जंग होता है ना, तो इसमें हारता कौन है, सदैव वह व्यक्ति हारता है जो संपत्तिशाली होता है, लॉस वही करेगा, लूजर वही होगा, क्योंकि गरीब के पास कुछ लूज करने के लिए, लॉस करने के लिए है कहां, ठीक है। परिणाम क्या होगा, अब परिणाम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो राजा है ना, अरे सॉरी, ये जो रीच आदमी है ना, ये राजा के पास पहुंचेगा और सिक्योरिटी मांगेगा। राजा क्या करेगा, ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए सेना बना लेगा, पुलिस बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर बनाएगा, और वो कहेगा कि तुम टैक्स दोगे। तो ये जो रिच व्यक्ति है, यह नियमित टैक्स दे करके अपनी सुरक्षा को क्रय कर लिया। लेकिन आप याद रखिएगा, राजा अब क्या करेगा, नियमित टैक्स को पा करके ये बड़ा रूप धारण कर लेगा, बड़ा धनवान बन जाएगा, और जैसे ही बड़ा धनवान होगा उसके पास बड़ी फौज आ जाएगी, बड़े हथियार आ जाएंगे, और उसी के साथ उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाएगी, और इस बड़ी महत्वाकांक्षा को के कारण जो है वह एक के बाद एक करके अभियान करता चला जाएगा। कभी अंग जीतेगा, कभी काशी जीतेगा, कभी कौशल जीतेगा, ऐसे करते करते वह संपूर्ण भारत को जीतेगा, ठीक है ना। अब आगे आप देखिए, कह रहा है कि अब परिणाम क्या होगा। देखिए, परिणाम ये आएगा कि ये जो विस्तारवादी नीतियां हैं ये तो चल रही थी, लेकिन जो हमारा समाज था ना, ठीक है, वो समाज तो बहुत दयनीय स्थिति में था। और जब दयनीय स्थिति में था तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इस दयनीय स्थिति का परिणाम था कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए थे। कभी यौनों के, कभी शुरू तो पहला आक्रमण तो ईरानियों का हुआ था, उसके बाद यूनानियों का हुआ था, ठीक है, उसके बाद सब अन्य आते हैं, कुषाण हैं, शक हैं, पहलो हैं, पार्थियन हैं, इंडो ग्रीक्स हैं, ये सभी आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सभी आए एक छोटे से ग्रुप में आए, बड़ी छोटी संख्या लेकर आए, और भारत की इस बड़ी सी आवाम को, बड़ी सी जनसंख्या को उसके ही अपने घर में उसे पराजित करके और यहीं बस गए, ठीक है। और फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे भारत का जो सामाजिक और आर्थिक, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल जो ताना बाना था वो सब कुछ ध्वस्त हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी ध्वस्त हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से मगध ने
जो उत्थान शुरू किया था, जो विस्तार को शुरू किया था, जिसे अशोक ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, वह उसके मरने के थोड़ी ही दिन बाद, अशोक के मरने के थोड़ी ही दिन के बाद ये क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर ये पुनः ठीक है बिखर गया। फिर ये दौरे जमाना चलता रहा, देश टूटता चला गया। लेकिन इसी बीच में ठीक है 7वीं सेंचुरी का दौर है, जब इस्लाम का इन्वेजन हो रहा है इस पर। तो जब इस्लाम का इन्वेजन हुआ तो आप देखिए उसमें भी क्या था। एक्चुअल में इस्लाम की हालत जो वैदिक धर्म है उसके हालात से कहीं अलग नहीं है। इनके लब पर जरूर होता है इंसान, इंसानियत, ईश्वर, ठीक है, इंसाफ। लेकिन आप याद रखिएगा यह सब कुछ महज एक शब्द है, और यह शब्द सीमित हो जाता है मुसलमान द्वारा मुसलमान पर मुसलमान के लिए। ठीक है, इसका मतलब यह एक बंद समाज है। ठीक है, और यह एक ऐसा बंद समाज है जिसने कभी भी अपने को ओपन किया ही नहीं, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया में वो पिछड़ता हुआ चला गया। तो ये चीज भारत में ये इस्लाम आ चुका था। इस्लाम जब आया तो इस्लाम के काल में भी यहाँ पर जो गरीब आदमी था, जो लाचार आदमी था, वह कभी भी इंसाफ पाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। ठीक है, ये धर्म के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे। लेकिन इसी समय ठीक है यूरोप में ईसाइयत एक पावर के रूप में आ रही है। ठीक है, जो यहाँ पर जब यूरोप में की हम बात करें तो यूरोप में भी कहीं हमसे अलग नहीं थे, वो भी जाहिल थे। जैसे हिंदू वैदिक धर्म में और इस्लाम में ठीक है कहीं से कोई नई सोच नहीं थी। ठीक है, सभी जो है हर काम करते थे ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। ठीक वैसे ही बात ईसाइयों में भी थी। यहाँ पर भी ठीक है दासों का, मानों का व्यापार चल रहा था। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि जो यूरोपियंस थे ना, इनका दिमाग खुल गया। कब खुल गया? आप कहेंगे 15 सेंचुरी एडी में यूरोप में रेनिशा हो गया। रेनिशा मतलब पुनर्जागरण हो गया। और जब पुनर्जागरण हो गया तो इनको ये सोच आई ठीक है कि नहीं सर, ठीक है, धर्मों के नाम पर अब तक हुआ क्या है, ईश्वर के नाम पर इंसानियत के साथ हुआ क्या है। ठीक है, और तब इन्होंने ईश्वर को खोजने के स्थान पर एक खुशहाल मानव को तलाशना शुरू कर दिया। ठीक है, और खुशहाल मानव की तलाश करने की कोशिश में अब यह तर्क और विज्ञान से जुड़ गए। और तर्क और विज्ञान से जुड़ने के साथ परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने ठीक है हर प्रकार के अमानवीय कार्यों का अंत करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर ये लोग जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत में आते हैं तो भारत में इन्होंने देखा क्या है। भारत में यहाँ पर देखा कि जो निचला वर्ग है वो बड़ी दयनीय स्थिति में, पेनफुल स्थिति में है। ठीक है, स्त्रियों के बारे में उन्होंने देखा कि बुरी स्थिति में है। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया कि ये जो कुप्रथाएं थी, इन कुप्रथाओं को इन्होंने समाप्त करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू कर दिया। अब इस वेस्टर्न एजुकेशन का क्या परिणाम आया, तो आप कहेंगे कि लोगों में, जो भारत के स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों में ठीक है क्या आया, तो आप कहेंगे कि सर लॉजिक और साइंस आ गया। और जब लॉजिक और साइंस आ गया तो व्यक्ति ने यह मान लिया कि मेरी आज की वर्तमान हालात के लिए ईश्वर नहीं, इंसान दोषी है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने ठीक है इस प्रकार से ठीक है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेकर आई,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, ठीक है, लोगों को राइट टू वोट दे दिया, ठीक है, मताधिकार दे दिया, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को जन्म दे दिया, ठीक है। अर्थात अब राजा की उत्पत्ति किसी अश्वमेध यज्ञ से नहीं होगी, अब राजा की उत्पत्ति जनता का एक वर्ग करेगा। वैसे इसकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने पूरी जनता को राइट्स नहीं दिया, बल्कि थोड़ी सी जनता को राइट्स दिया था। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसका थोड़ा सा विस्तार भी किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शेष जनता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, व्यक्ति तो थी ही नहीं, ठीक है, तो उनको ये राइट्स देने का उन्होंने औचित्य नहीं समझा। फिर लेकिन इतना जरूर था कि जनता को जनार्दन बना दिया इन्होंने, कैसे, राइट टू वोट दे करके, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप याद रखिएगा, जनता को, ठीक है, राइट टू वोट मिला, और यह जनता कभी बैलेट से, और दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट पर, ठीक है, इस देश के अंदर क्या ला दिया गया, ठीक है, तो आप कहेंगे दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला दी गई, और आज जनता अपने राजाओं का चयन, अपने शासकों का चयन इसी मशीन के माध्यम से करती है, ठीक है। इसका मतलब अब राजा, ठीक है, जनता का मालिक नहीं, अब जनता का सेवक बन गया। तो इसका मतलब आपने देखा, अश्वमेध यज्ञ में राजा सर्वे सर्वा था, जनता ऑब्जेक्ट बन चुकी थी, एक वस्तु बन चुकी थी, लेकिन इसने क्या किया, ठीक है, जनता को सर्वोच्च बना दिया। लेकिन फिर भी कह रहा है, ठीक है, देयर इज स्टिल मच टू बी डन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कह रहा है फिर भी अभी बहुत कुछ मानवता के लिए किया जाना शेष है, ठीक है। ये मैटर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में बता दिया है, ठीक है। और अब कल का जो क्लास हम आपके बीच में लाएंगे, वो उसमें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये बताएंगे कि मगध क्यों इस देश में अपना वर्चस्व या सुपरमेसी स्थापित करने में सफल रहा, ठीक है। और फिर उसी के तुरंत बाद कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेंगे, पीटी के लिए, मेंस के लिए ज़रूर क्वेश्चन बनता है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कल ही हम आपको इस पर मेंस के भी क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है, MCQ का भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, गुड डे।